अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने नर्वस सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो के आखिर मैंने बताया था कि नर्वस सिस्टम को समझने के लिए जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यानी नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटीज़ या फंक्शंस हैं उसी की बेस पर ही नर्वस सिस्टम जो है काम करता है। तो अगर हम नर्वस सिस्टम के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स हैं उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझ जाएंगे तो पूरे जो नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शन को समझना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जी। न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स जिनका स्पेशलाइज्ड नेम न्यूरॉन है। ठीक है जी। न्यूरॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के जो ऑपरेशंस या फंक्शंस हैं उसकी भी अगर बेस पे जाया जाए तो उसका बेसिक यूनिट भी न्यूरॉन है, और अगर स्ट्रक्चर के अतबार से देखा जाए तो भी उसका बेसिक यूनिट न्यूरॉन है। ठीक है जी। तो इसी की एक्टिविटी और फंक्शंस की बेस पर ही पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम नर्वस सिस्टम न्यूरॉन, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसकी टाइप्स और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक जो प्रोसेस और एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले न्यूरॉन के बारे में कह चुके हैं कि न्यूरॉन नर्व सेल है या नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है उसका स्ट्रक्चर फंक्शन का, वो नर्व सेल या न्यूरॉन है। तो स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो ब्रीफली अगर इसके स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो स्ट्रक्चर के अतबार से बेसिकली न्यूरॉन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सेल बॉडी या सोमा, डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स। एक्सॉन से रिलेटेड एक छोटा सा पार्ट उसमें, उसको भी हम अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं, टर्मिनल बटन्स, लेकिन वो बेसिकली एक्सॉन एंडिंग्स ही होती हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल बॉडी और सोमा। इसकी अगर आप शेप देखेंगे कि अगर आप सर्च करते हैं या नोट्स में भी मे बी इसकी मैंने लगाई हो इसके डायग्राम, तो आसानी से आप देख सकते हैं। सेल बॉडी और सोमा, कोई भी जो एक सेल होता है उसमें कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं, उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें उसके सारे बाकी तमाम पार्ट्स और उसके जो फ्लूइड्स वगैरह जो भी उसकी मशीनरी है वो एनवेलप्ड होती है, लिपटी होती है, जिसके अंदर उस बैरूनी दीवार को, उस मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है जी। और उसके अंदर उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से सेल ऑर्गेनल्स या छोटे छोटे उसके और पार्ट्स होते हैं या ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है जी। और सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि सेल का ब्रेन होता है। ये सारे पार्ट सेल के जिस हिस्से में, न्यूरॉन के जिस हिस्से में पाए जाते हैं उसे सेल बॉडी या सोमा कहते हैं। तो सेल बॉडी और सोमा इज़ द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन which contains all the machinery required for the functions of the neuron। तो न्यूरॉन के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो सारी मशीनरी जिस हिस्से में होती है मेनली, उसे हम सेल बॉडी कहते हैं। दैट मशीनरी इंक्लूड्स सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज़। ये जो सेल ऑर्गेनल्स जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, सेल के अंदर इनका भी अपना अपना एक फंक्शन होता है। जैसे एनर्जी की जो ब्रेकडाउन का काम है या जो एनर्जी हासिल करने का जो प्रोसेस है उसको हैंडल करना माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, यानी ये बेसिकली ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, जिससे सेल अपने काम करता है। गाल्जी बॉडीज़ सेल के अंदर जो कोई वेस्ट मटेरियल्स इकट्ठे होते हैं उनको सेल से बाहर के एक्सक्रीशन के लिए गाल्जी बॉडीज़ काम करती हैं। ठीक है जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्यूब्स का एक नेटवर्क जो उनसे मौजूद है, या उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और सेल के फंक्शंस को, जैसे ह्यूमंस को कंट्रोल करने का ब्रेन है, इस तरह सेल्स को कंट्रोल करने के लिए उनके अंदर जो उनका सेल का ब्रेन है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये तमाम सेल के जो बेसिक पार्ट्स या ऑर्गेनल्स जिस हिस्सा में मौजूद होते हैं, यानी सेल की जो बेसिक मशीनरी है जो उसके तमाम कामों को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उस हिस्से को हम सेल बॉडी या सोमा कहते हैं। ठीक है जी। उस सेल बॉडी या सोमा के गिर्द दूसरा पार्ट जो है जी, डेंड्राइट्स, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है जी। कुछ मेन ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। मेन ब्रांचेस से आगे सब ब्रांचेस बनती जाती हैं, उनके आगे से मज़ीद वो बारीक होती जाती हैं। उस ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है जी।
और आगे से उनके सब ब्रांचेज, आगे से मजीद ब्रांचेज, वो बहुत थिन ब्रांचेज उनके, फिर हम डेंड्राइटिक फाइबर्स कहते हैं आगे से, ठीक है जी। वो ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, मेनली आपको समझने की ज़रूरत है कि डेंड्राइट्स क्या होती है। सेल बॉडी के गिर्द एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका काम दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल्स को रिसीव करना है, ठीक है जी। क्योंकि ब्रेन जो है वो बॉडी के साथ कनेक्टेड है, वायर्ड है नर्व्स के थ्रू, तो ब्रेन बेसिकली कंट्रोल करने के लिए वहाँ ये कुछ सिग्नल भेजता है या रिसीव करता है। वो बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है, तो ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र होता है। तो न्यूरॉन का वो हिस्सा जो सिग्नल को रिसीव करता है, वो एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल बॉडी के गिर्द बनी होती है, ठीक है जी। उन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स एंड डेंड्राइटिक फाइबर्स, ठीक है जी। वो दूसरे न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करते हैं और उस मैसेज को यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल को या नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है जी। The dendrites receive the electrochemical signals or nerve impulses from other neurons or muscles or glands and transmit these electrochemical signals towards the cell body, ठीक है जी। फिर सेल बॉडी से एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड करता है, निकलता है, ठीक है जी। A thin tube like structure that extends from the cell body is called axon। एक लंबी सी ट्यूब होती है जो सेल बॉडी से निकलकर उससे दूर जा रही होती है, उसे हम एक्सॉन कहते हैं। बेसिकली ये सेल बॉडी से सिग्नल रिसीव करती है और उसको ट्रांसफ़र कर देती है अगले न्यूरॉन को, और अगले न्यूरॉन के फिर डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं। एक्सॉन वो थिन ट्यूब है जो सिग्नल लेकर जाती है, उसके आखिर पर कुछ एंडिंग्स होती हैं जिन्हें हम टर्मिनल बटन्स कहते हैं, वहाँ से वो सिग्नल रिलीज़ करती हैं और वो सिग्नल आगे से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं। फिर इसी तरह सेल बॉडी, एक्सॉन, टर्मिनल बटन्स और ये सिलसिला इसी तरह चलता जाता है। इस तरह एक सिग्नल जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है जी। तो वो थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। इट टेक्स द सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड टुवर्ड्स द अदर न्यूरॉन, ठीक है जी। दिस थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज ऑफन कवर्ड विद अ फैटी मटीरियल कॉल्ड द माइलिन शेथ। अक्सर इसके ऊपर एक मटीरियल चढ़ा होता है जिसे हम माइलिन शेथ कहते हैं, ठीक है जी। ये बेसिकली ये क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है तो बाहर से कोई और चीज़ उस पर असरअंदाज ना हो सके, तो एक इंसुलेटर के तौर पर और एक कम्युनिकेटर के तौर पर ये जो एक माइलिन शेथ है ये काम करती है, ताकि सिग्नल ज़्यादा तेज़ी से उसमें से गुजर सके एक्सॉन में से, और कोई एक्सटर्नल जो उनसी उस पर किसी किस्म का कोई चीज़ असरअंदाज ना हो सके। सिग्नल की तेज़ तरीन ट्रांसमिशन के लिए अक्सर जो एक्सॉन्स हैं उनके ऊपर माइलिन शेथ चढ़ी होती है, ठीक है जी। और माइलिन शेथ के दरमियान अक्सर बाज़ जो उनसी गैप्स भी होती हैं जहाँ माइलिन शेथ मौजूद नहीं होती, वो छोटे छोटे गैप्स जो एक्सॉन के ऊपर पूरी माइलिन शेथ आमतौर पर होनी चाहिए, लेकिन बीच में कुछ कुछ गैप्स होती हैं, ठीक है जी, जहाँ माइलिन शेथ की कवरिंग मौजूद नहीं होती। उन गैप्स को नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं, ठीक है जी। नोड्स ऑफ रैनवियर वो गैप्स या वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से कुछ आइंस इंजेक्ट किए जाते हैं या उसमें एंटर होते हैं एक्सॉन के अंदर, जिससे वो सिग्नल जो शुरू में तेज़ था वीक होने लगता है, उसको मज़ीद रीइंफोर्स करके उसी तेज़ी के साथ उसमें से गुजारा जाता है, ताकि ये ना हो कि सिग्नल पहले से जो ट्रांसफ़र हुआ है वो थोड़ा आगे जाकर स्लो हो जाए। तो उसको बूस्ट करने के लिए नोड्स ऑफ रैनवियर जो उनसे हैं वो कुछ आइन गेट्स होते हैं जहाँ से आइंस जो उनसे एंटर होकर उस सिग्नल को रीइंफोर्स कर देते हैं, दोबारा तेज़ करते हैं। तो कुछ कुछ फासले पर जो माइलिन शेथ है उसमें वो नोड्स ऑफ रैनवियर मौजूद होते हैं, ठीक है जी। और ये जो थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, इसके आखिर पर कुछ बड लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिन्हें हम टर्मिनल बटन्स कहते हैं। यहाँ से ही एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है ये ट्रांसमिट किया जाता है या अगले न्यूरॉन को भेजा जाता है, जहाँ से अगले न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं उसको रिसीव कर लेते हैं। लेकिन अगले न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं वो टर्मिनल बटन्स के साथ अटैच नहीं होते, उनमें छोटा सा गैप पाया जाता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमारा टॉपिक आएगा, ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर है जिसमें 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सेल बॉडी या सोमा, दूसरा है जी डेंड्राइट्स, और तीसरा है एक्सॉन्स। और एक्सॉन्स के एंड पर जो बड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम टर्मिनल बटन्स कहते हैं, और एक्सॉन के ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है उसे हम माइलिन शेथ कहते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन की कुछ बेसिक टाइप्स की। न्यूरॉन की टाइप्स कई एतबार से बनाई जा सकती हैं, उसके स्ट्रक्चर के एतबार से, फंक्शन के एतबार से, उसके ठीक है शेप के एतबार से।
लेकिन हमने यहाँ सिर्फ इसके फंक्शन के एतबार से इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है, ठीक है जी। तो फंक्शन के एतबार से इसकी बेसिकली 3 टाइप्स बनाई जा सकती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स को अफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ए से अफेरेंट, ठीक है जी। मोटर न्यूरॉन्स को इफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ई से इफेरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। और इंटर न्यूरॉन्स को एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले सेंसरी और अफेरेंट न्यूरॉन्स। सेंसरी और अफेरेंट न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स which receive signals from the external world and transmit these signals towards the brain या to the brain, ठीक है जी। न्यूरॉन्स की वो टाइप जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जब कोई स्टिमुलस को, लाइट, साउंड, कोई भी चीज़ हमारे एयर्स को, आइज़ को, स्किन को टच करती है, एक्टिवेट करती है, तो वहाँ सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जो उस सिग्नल को रिसीव करते हैं और उसे फिर ट्रांसमिट कर देते हैं ब्रेन की तरफ। ये चूँकि ब्रेन को मुतासर करते हैं, ब्रेन को सिग्नल देते हैं, ब्रेन को काम पर लगाते हैं, ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, इसलिए इनको अफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, ठीक है जी। और दूसरी किस्म के न्यूरॉन्स हैं जी इफेरेंट या मोटर न्यूरॉन्स। ये वो न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन विच रिसीव्स द ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन एंड ट्रांसमिट दीज ऑर्डर्स टूवर्ड्स टू द मसल्स, जॉइंट्स एंड ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए या तो हम अपने किसी जॉइंट को ऑर्डर करेंगे वो किसी खास तरीके से मूव करे, ठीक है, या अपने मसल्स को ऑर्डर करेंगे या ग्लैंड्स को ऑर्डर करेंगे जो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करेंगे। तो उन ग्लैंड्स को, मसल्स को या बॉडी के जो जॉइंट्स को या ऑर्गन्स को ऑर्डर, ब्रेन के ऑर्डर ले जाने वाला जो न्यूरॉन्स हैं उन्हें हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। इन्हें इफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं क्योंकि ब्रेन से ये इफेक्टेड होते हैं, ब्रेन इन पर असरअंदाज होता है, ब्रेन इनको ऑर्डर देता है, ये मुतासिर होकर आगे जाकर ऑर्डर जो उनसे है वो पहुंचा देते हैं बॉडी के जॉइंट्स तक, मसल्स तक या ग्लैंड्स तक, ठीक है जी। इन्हें हम मोटर न्यूरॉन्स या इफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तीसरी टाइप के न्यूरॉन्स हैं जी इंटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। ये बेसिकली वो इंटर से समझ आ जाएगा कि ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स, उनके दरमियान जो लिंक बनाने वाले न्यूरॉन्स हैं जो सेंसरी का सिग्नल आगे से मोटर को देते हैं, उन्हें हम इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। इसके अलावा ये न्यूरॉन्स जो सेंसरी की इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस भी करते हैं कि आगे से इस पर रिएक्ट कैसे करना है, ये सिग्नल तो आया है, इस सिग्नल पे आगे से रिएक्ट कैसे करना है या बॉडी को क्या ऑर्डर देना है, तो उसकी प्रोसेसिंग का जो काम है वो भी इंटर न्यूरॉन्स करते हैं, इसलिए उन्हें एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। तो ये 3 बेसिक टाइप्स हैं, सेंसरी और अफेरेंट न्यूरॉन्स, मोटर और इफेरेंट न्यूरॉन्स एंड इंटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, ठीक है जी। अब इसे लिंक कुछ बेसिक एलिमेंट्स और कुछ प्रोसेसेस हैं जो न्यूरॉन के टॉपिक से हमें डिस्कस करना हमारे लिए ज़रूरी है। उनमें सबसे पहले मैंने एक जिक्र किया था कि जो एक न्यूरॉन की टर्मिनल बटन्स हैं वो अगले न्यूरॉन की डेंड्रॉइड से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होती, बल्कि इनके दरमियान एक छोटा सा गैप होता है। द स्मॉल गैप और जंक्शन पॉइंट बिटवीन 2 कम्युनिकेटिंग न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनैप्स। या एक न्यूरॉन ने अगर ऑर्डर देना आगे से एक मसल को, ग्लैंड को या किसी जॉइंट को, तो उसके दरमियान भी वो गैप मौजूद होगा, या आमतौर पर 2 न्यूरॉन्स के दरमियान वो गैप मौजूद होता है। उस गैप या जंक्शन पॉइंट को साइनैप्स कहते हैं, जहाँ से एक न्यूरॉन जो है वो अपना सिग्नल जो है वो रिलीज़ करता है केमिकल्स की शक्ल में, जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है, और वो फिर अगला न्यूरॉन उस केमिकल सिग्नल को या इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है जी। तो इस जंक्शन पॉइंट को हम, या इस गैप को दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 कम्युनिकेटिंग न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनैप्स, ठीक है जी। इसके अलावा मैंने नाम लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल या नर्व इम्पल्स का। नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल वो सिग्नल है जिसके थ्रू नर्वस सिस्टम पूरा कम्युनिकेट करता है। नर्वस सिस्टम में जो पूरा राबता चलता है ब्रेन का नर्व्स के साथ, बॉडी के ऑर्गन्स के साथ, जॉइंट्स, मसल्स, ग्लैंड्स के साथ, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल बेसिकली उसी को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, ठीक है जी। तो ये क्योंकि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है, अब ब्रेन से बॉडी को सिग्नल जाना है, बॉडी ने फौरी रिएक्ट करना है। हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर लगा और फौरन हमने उठा लिया, तो जो सिग्नल हाथ तक गया है, हाथ से पहले नर्वस सिस्टम की तरफ, यानी नर्वस सिस्टम के जो मेन पार्ट्स हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड,
उन तक गया है और उन्होंने प्रोसेस करके वापस ऑर्डर भेजा है, ये हाथ रखते हैं हमने हटा लिया। इतना तेज़ सिग्नल तो ऑब्वियसली या तो रोशनी के थ्रू हो सकता है या बिजली के थ्रू हो सकता है। इसलिए जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल जनरेट होता है बेसिकली वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है। केमिकल्स की मदद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। वो जो सिग्नल या सिग्नल का जो सिस्टम है उसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। यानी एक न्यूरॉन, अगर फ़र्ज़ किया कि हमारे ब्रेन से लेकर और हमारे हाथ तक 3 न्यूरॉन्स हैं मेनली, ठीक है जी। तो एक न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नल दौड़ रहा है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल्स की वजह से बन रहा है, ठीक है जी। फर्दर मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, होपफुली आपको इससे समझ आए कि ये सिग्नल जनरेट होता कैसे है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट है या एक्सटर्नल स्टिमुलस है या कोई रोशनी है या कोई टच है या कोई साउंड है, जब वो हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन को जो कि एक रेस्टिंग पोजीशन में है उसके अंदर भी चार्जेस मौजूद हैं, कुछ केमिकल्स हैं सोडियम पोटेशियम वगैरह, उन पर चार्ज है, वो नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में है। लेकिन बाहर से एक जो चीज़ आती है उसकी वजह से वो एक पोलराइज्ड फॉर्म में एक रेस्टिंग पोजीशन में चार्ज पड़ा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो उस बैलेंस को बिगाड़ देती है, उसकी पोलराइजेशन को उसके अंदर पैदा कर देती है, ठीक है जी। जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रिकल जो ये चार्जेस का जो एक बैलेंस बिगड़ता है उससे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ये फिर आगे केमिकल्स की मदद से आगे ट्रांसमिट होता है। अब केमिकल की मदद से कैसे ट्रांसमिट होता है, जब ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक न्यूरॉन के अंदर दौड़ रहा होता है तो उस दौरान ये उस न्यूरॉन के अंदर केमिकल चेंजेस पैदा करता है, जिससे केमिकल्स जो हैं वो एक टर्मिनल बटन से रिलीज़ होते हैं जो कि चार्ज्ड होते हैं। ये एक साइनैप्स में आते हैं, वहाँ से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइड्स को टच करते हैं और टच करने के प्रोसेस में ही अगले के अंदर वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा कर देते हैं। केमिकल्स वापस आ जाते हैं, लेकिन टच करने से ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो अगले में कन्वर्ट हो गया है, ट्रांसमिट हो गया। इस तरीके से ये सिग्नल जो है वो पूरी बॉडी के अंदर काम करता है, नर्वस सिस्टम इसके थ्रू कम्युनिकेट करता है। इस सिस्टम को, ये सिग्नल को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है, ठीक है जी। ये क्योंकि हमारा मेन टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इसे ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर किसी को पर्सनली इसमें इंटरेस्ट हो तो वो हम उसके लिए बाद में कभी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए इतना ही जानना ज़रूरी है कि नर्व इम्पल्स वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है जिसके थ्रू नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारा एक छोटा सा एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस या टॉपिक है, ये एक एलिमेंट है जिसको हमें डिस्कस करना हमारे लिए ज़रूरी है, दैट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट करने वाले, अगर इसकी कॉमन सेंस के तौर पर इसकी अगर ट्रांसलेशन की जाए तो न्यूरोट्रांसमीटर मेनली वो केमिकल्स हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट होता है। उन केमिकल्स को बेसिकली हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, ठीक है जी। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल्स थ्रू विच अ न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल टू द अदर न्यूरॉन और अदर कम्युनिकेटिंग न्यूरॉन, ठीक है जी। उन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, टाइप्स और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका जानना आपके लिए फ़िलहाल ज़रूरी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नर्वस सिस्टम का जो एक मेजर स्ट्रक्चर है और उसके फिर आगे से जो उसके अंदर जो पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं उनको हम इंडिविजुअली फिर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर नाउ।